हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटी का 5वां पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये 6वां पार्ट होने वाला है और इसमें हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है ना, आधा घंटा का ही वीडियो बनाते हैं ताकि आपके लिए महंगा ना पड़ जाए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पास्कल के नियम को समझा था और उस नियम का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा था। द्रव के बारे में समझा था, द्रव के दाब के बारे में समझा था। दाब से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, दाब से क्या उपयोग दाब का होता है। P बराबर एक फॉर्मूला आया था F/A, इसका हम लोगों ने बहुत सारा उपयोग देखा था। आज की इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हुए उत्प्लावकता या उत्प्लवन बल पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोंसी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और आपके लिए देखिए छोटा सा पिक्चर भी बना के रखा है मैंने, समझाते हैं इस चीज़ को। चलिए उत्प्लावकता से समझिए। आप कभी पानी में देखिए, आप ही पानी में कभी नदी में तैरने गए होंगे ना जी, छठ पूजा में ज़रूर गए होंगे। अब नदी में जैसे ही पानी में घुसिएगा, घुस के गलती से आप बैठने का कोशिश करिएगा। जैसे बैठने लगे आपको लगेगा हम ऊपर जा रहे हैं। फिर हम जब नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी मम्मी बोल रही बेटा अंदर आ जाओ, फिर गंगा मैया काहे कह रही है बेटा ऊपर चल जाओ। ऐसा क्या सिस्टम है? हाँ, तो यही सिस्टम है उत्प्लावकता। जब भी आप किसी द्रव में गिरते हैं ना, तो द्रव में नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है। किसी भी द्रव में जब किसी वस्तु को डाला जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है। और ये जो द्रव का एक गुण होता है ना, नीचे से ऊपर बल लगाने वाला गुण, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। यानी सोचिए यहाँ पे एक नदी है ना, ये इसका तली है, ये नदी का तली है। यहाँ पर सोचिए कोई वस्तु गिराया गया है, ग्रेविटी के कारण तो ये नीचे जाना चाहेगा। इसका जो वेट है mg के कारण तो ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जो कि इसको नीचे से ऊपर की ओर धक्का देगा। इसी फोर्स को हम लोग कहेंगे बायोंसी फोर्स। ठीक है ना। अब फिर से ध्यान से सुनिए। जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में गिराया जाता है या डाला जाता है तो द्रव के नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है। इसी बल को हम लोग उत्प्लवन बल कहते हैं। और जिस गुण के कारण नीचे से ऊपर जाता है, इस गुण को हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। यानी उत्प्लवन के बाद हम लोगों ने क्या देखा? उत्प्लवन बल। ठीक है ना। अब स्पेलिंग में देख लीजिएगा, नौ कहीं इधर उधर हो। उत्प्लवन बल यही होता है शायद, है ना। उत्प्लवन बल क्या होता है कि किसी वस्तु को जब द्रव में डाला जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि द्रव में डूबी हुई वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल। मतलब भी समझ गए, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चलेगा। इसी बल के कारण आप तैर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको तैरने भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, उत्प्लवन बल आप लोगों ने तो समझ ही लिया। उत्प्लावकता क्या होता था? ये एक प्रॉपर्टी है ना, ये गुण है। बहुत जगह पे बल ही लिखा हुआ रहता है दोनों में, लेकिन बल ये है एक्चुअल में। इस बल के कारण जो ऊपर जाने लगता है ना, तो द्रव के जिस गुण के कारण जाता है उस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। याद रखिए, प्लवन मतलब होता है तैरना, है ना। प्लवकता मतलब तैरने वाला ही कुछ बात होगा जिसके वजह से हम तैर पाते हैं, इसी को उत्प्लावकता कहते हैं। मेरे ख्याल से तो समझ में आ ही गया होगा। उत्प्लावकता का सर उपयोग कहाँ है, या इस उत्प्लवन बल का कहाँ पे हम लोग उपयोग देखते हैं? डेली लाइफ में कोई उपयोग भी है इसका? क्या उपयोग समझाते हैं? पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे समझिए, इस चीज़ को भी कन्फ्यूज होने। तो उत्प्लावकता क्या है? उत्प्लावकता वह गुण है जिस गुण के कारण किसी वस्तु पर द्रव में नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस गुण को ही हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। और ये जो नीचे से ऊपर की ओर द्रव में लगने वाला बल जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य करता है, इसको उत्प्लवन बल कहते हैं। खत्म। ठीक, बायोंसी फोर्स कहते हैं। उत्प्लावकता हमारा खत्म हो गया। इसका उपयोग ऐसे साधारण तो बताते हैं। आप जब तैरते हैं ना, इसी की वजह से तैर पाते हैं। कोई नाव चलता है ना पानी में, इसी की वजह से मतलब वो नाव भी चलता है। आप देखे होंगे आइसबर्ग के बारे में जानते हैं? आइसबर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पिक्चर, जो हिमशैल कहा जाता है। ये जो हिमशैल होता है, ये कैसे पानी में तैरते रहता है, इसका क्या रीजन है? तो जस्ट इसको समझाने के बाद ये चीज़ समझाते हैं। पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत समझिए आप, ये जरूरी है थोड़ा सा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है बताएं साधारण भाषा में? भरा हुआ बाल्टी है, समझ रहे हैं? पानी से, कौन चीज़ से भरा हुआ? पानी से भरा हुआ है। एक पानी से भरा हुआ लबालब बाल्टी है, उसमें आप एक पत्थर दीजिएगा इतना बड़ा, तो उससे पनिया थोड़ा क्या होगा? गिर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या खतरनाक सिद्धांत है सर। यूनानी वैज्ञानिक थे बहुत पहले, लगभग 200 ईस्वी सब का बात है ये। तो बोले सर इतना खतरनाक सा सिद्धांत आप मजाक में बता दिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? किसी द्रव में यदि कोई वस्तु डाला जाता है, उससे पानी बाहर गिर जाता है,
यही आर्किमिडीज का सिद्धांत, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया समझेंगे। कैसे, यहाँ समझिए। ये देखिए, ये एक मशीन है, कौन सा जानते हैं? वेट नापने वाला। इसी को स्प्रिंग तुला कहा जाता है। भूसा वूसा नापने में आप इसका इस्तेमाल देखते होंगे। ये देखिए पिक्चर मैंने दिखा दिया है, ये स्प्रिंग तुला होता है। इस पे जैसे ही नीचे लटकाइएगा, वेट ये जो डब्लू होता है mg के कारण, ये स्प्रिंग इधर नीचे खिंचाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये स्प्रिंग नीचे खिंचाएगा, यहाँ पे वेट मेजर होगा। सपोज करिए पहले इस वस्तु का वो जो नापा गया था ना वेट, ये 10 न्यूटन आ रहा था। अब आप लोग समझने के लिए 10 केजी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यूटन आ रहा था, ठीक है। अब हम क्या किए, इस पूरे सिस्टम को ले जाके पानी में, भरे हुए बाल्टी के पानी में डाल दिए हैं। पानी है या गैस है, तो गैस को हम लोग अभी तौल नहीं पाएंगे, इसलिए पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक द्रव है, ठीक है। हम जैसे ही इस सिस्टम को पूरा पानी में डाले, अब क्या देखें, जैसे ही ये वाला पानी में आया तो ये जो इतना जगह का पानी था वो डिस्प्लेस्ड होकर इस बाल्टी में जमा हो गया, ठीक है। ये विस्थापित पानी है। विस्थापित मतलब हटा हुआ, विस्थापित जल है या द्रव है, ठीक है। हम क्या किए, ये जो सिस्टम था 10 न्यूटन वाला, इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिए, सिर्फ कुछ नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे जो 10 न्यूटन आ रहा था, अब यहाँ पे 4 न्यूटन आ रहा है। बोले सही तो बेईमानी न हो गया? कहाँ गया वो वेट? पानी में जाने के बाद वजन में घट जाएगा, घटेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि द्रव नीचे से ऊपर की ओर उत्प्लवन बल लगाएगा। अभी जस्ट मैंने समझाया, किसी भी वस्तु को हम द्रव में डालेंगे, नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा। अब ये यहाँ पे बल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं बल कितना भी लग जाएगा, जो फिजिक्स का प्रॉपर्टी है, जो गुण है, जो नियम सिद्धांत है, वो तो नहीं बदलेगा। अब बल इसका घट जाए, ये संभव ही नहीं था। तो बल घटने के लिए किसी न किसी चीज़ को कुछ करना पड़ेगा इधर उधर। तो उस दौरान क्या होता है, जैसे ही इसमें आएगा ना ये पत्थर या जो भी वेट लटका हुआ है, इसका पानी, जितना भी इसके जगह का पानी था, ये सारा का सारा पानी इधर आके जमा हो जाएगा। और एक सच्चाई बात बताएं, इस पानी को बाद में तौलिएगा, देखिए था 10 न्यूटन, हो गया 4 न्यूटन। कितना का कमी हुआ? 6 न्यूटन का। वो जो 6 न्यूटन होगा, इसको आप ले जाके, यदि इस पूरे बाल्टी को, जो विस्थापित वाला पानी था, इसको स्प्रिंग तुला से जाके नापिएगा ना, तो ये 6 न्यूटन ही रीडिंग देगा। बोले सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब समझिए, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको समझाना कैसे? यदि किसी द्रव में या गैस में, दो में से कोई चीज़ लीजिए, यदि किसी द्रव अथवा गैस में किसी वस्तु को या तो पूरा डुबा दिया जाए, 2 वर्ड समझिए, डेफिनेशन लिखने में काम आएगा। ये एक द्रव है, ये एक द्रव है या फिर गैस है। एक हुआ हम वस्तु को इतना ही दूर डालें, इसको कहते हैं अंशतः डूबा हुआ वस्तु। एक होता है कि वो वस्तु यहाँ चला है, ये हुआ पूर्णतः डूबा हुआ वस्तु। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी किसी द्रव या गैस में किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो उसके भार में एक कमी आ जाती है ना। 10 से 4 हो गए, उसके भार में एक कमी आ जाती है, जो उस द्रव के द्वारा विस्थापित किए गए जल के भार में, जब जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, फिर से इस चीज़ को आप समझिए। जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है, द्रव या गैस। ठीक है ना। इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो समझाएं इसको आपको लिख देना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में डुबाते हैं ना, तो उसका भार घट जाता है। जो भार उसके डुबाने के बाद जो पानी विस्थापित हुआ है, उस पानी के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब भार के बराबर होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और वैसे किताब वाला लिखना चाहें तो एक लाइन का है, सिंगल लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। ठीक है ना। इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज बाबा का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आपको लिखना था तो वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखते रहूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ, ये तो मेरा लक्ष्य ही नहीं है। चलिए सर, आपने बताया था कि अभी इसका उपयोग बताएंगे, वो बताने के बाद वो क्यों बताएं? आपने क्या देखा कि जैसे ही पानी में कोई जाएगा ना, उसका वेटवा घट जाएगा। पहले यही जो बच्चा था ना, ये 10 न्यूटन शो कर रहा था, मतलब 10 न्यूटन, या बोले सिंपली समझने के लिए 10 केजी शो कर रहा था। पानी में जाने के बाद 4 केजी वेट उसका रह जाएगा। वेटवा क्या हो गया? घट गया, है ना। वेटवा घट गया उसका। अब वेटवा घट गया तो उस पानिया पे तो तैर ना सकता है।
इसी वजह से अब देखिए दोनों को मिला दिया जाए, खिचड़ी कर दिया जाए, उत्प्लवकता का और आर्किमिडीज सिद्धांत का, इन दोनों का मिला हुआ उपयोग यदि देखिएगा, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग पूछे तो आपको एक ही चीज़ देना है, ठीक है ना। आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग बताए तब भी आपको यही बताना है, उत्प्लवकता का सिद्धांत मतलब उत्प्लवकता या उत्प्लवन बल का उपयोग बताए तब भी यही बताना। पहला चीज़ तो तैरने में, अब देखिए तैरने में जो बात है ना, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको तैरने नहीं भी आता है तो पानी में आप कभी डूब नहीं सकते यदि आप फिजिक्स पढ़ लिए हैं। कैसे सर, बताइए जरा सा हमें भी। आप देखिए ये पानी है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को। पानी में जैसे ही आप गिरे हैं, सोचिए पानी के अंदर चले आए हैं, ये पानी था पूरा, पानी में चले आए हैं, पहला बात तो आपका वेट घट गया होगा। यदि आप 40 किलो का भी हैं तो पानी में जाने के बाद आप देखिएगा अपने उंगली दोस्तबा का बाल पकड़ के इसे उठा लीजिएगा, है ना। हम तो पहली बार बचपन में डर गए थे, मतलब कि पानी में घुसे ना, एगो बड़े भैया थे कोई, ऐसे हाथ से पकड़ के मेरा उठा दिए, बोले इतनी मेरा वजनमा कहाँ चला गया। अब ना समझे कि वजनमा कहाँ जाता है वो। तो पानी में जाने के बाद आपका वेट घट जाता है। आप अपने दोस्त को एक उंगली से उठा सकते हैं, दोस्त के अपने पापा को भी एक उंगली से उठा सकते हैं। विश्वास नहीं होगा, पानी में इस बार जाइएगा ना, आप बोले चलो दोस्त खड़ा हो, तो पानी में उसको बोलिए बैठ जाओ, पूरा घुस गया, अब उसको हाथ से ऐसे करके उठाइए, प्यार से उठ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अब उसके बॉडी में वेट ही नहीं बचा, तो वेट तो घट जाएगा। पहला बात जो आप पानी में गए हैं। अब हम होता है क्या, पानी में गिरने ही छटपटाने लगते हैं। छटपटाने से हमारा मोमेंटम बदल जाता है। मोमेंटम जितना ज़्यादा बदलेगा फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, और चुपचाप आप ग्रेविटी मम्मी के पास चले जाइएगा, और आपका दम घुटेगा और आप, भगवान ना करे ऐसा हो, मर जाइएगा, ठीक है ना। तो बचने का सर क्या उपाय? पानी में गिरने में छटपटाना तो पहली बात बंद कर दीजिए। अब समझ लीजिए तैरने नहीं आता, गिर गए हैं तो दो ही चीज़ होगा, या तो बचेंगे या तो जाएंगे। लेकिन हमसे फिजिक्स पढ़े हो तो जाने का तो बातें नहीं है, बचेंगे कैसे? पानी में गिरे ना, अस्थिर हो जाइए बिल्कुल। आप सोचिए सर वहाँ पे सोच काम आएगा, अरे आता है, सुनो तो आप सोचिए कि चलो हम पानी में तो गिर ही गए हैं, शांत हो जाइए, एकदम शांत हो गए। आप अपने आप देखिएगा आप धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिए। क्यों? उत्प्लवन बल आपको धक्का देना शुरू कर देगा। हाँ, छटपट करिएगा तब नहीं हो पाएगा। आप जाके, विश्वास नहीं, आप पानी में, जहाँ पे पानी में आप डूब नहीं सकते हैं, वहाँ पे पानी में आप नीचे बैठ जाइए, तो गोल होकर ऐसे करके, जैसे ये है ना, ऐसे करके यहाँ पे दोनों टंगड़ी कर लीजिए, यहाँ पे दोनों हाथ कर लीजिए, ऐसे करके बैठ जाइए, तो आप देखिए ऑटोमेटिक घूम के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है ना। वही होगा पानी में। आप जैसे ही खड़ा होइएगा, तैरने से ज़्यादा बड़ा टास्क होता है आपको पानी में खड़ा रहना। पानी में खड़ा रहना सीख गए, इसका मतलब आप तैरने सीख गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप पानी में गए, आपको ऊपर की ओर तो बल लगने लगा। अब थोड़ा सा न्यूटन गति का तीसरा का नियम भी लगा दीजिए। अपने हाथ को ना ऐसे ऐसे करिए नीचे, आप पानी को दीजिएगा नीचे धक्का, पानी देगा आपको ऊपर धक्का। नीचे खींचने वाला कौन सा है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर धक्का देने वाला आपका एक बायोंसी फोर्स भी है, आपका एक जो मस्कुलर फोर्स लगा है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अनुसार वो है। यानी ऊपर ले जाने वाला 2 गो है, नीचे खींचने वाला 1 गो है। जीत पाएगा इससे? इस चक्कर में आप पानी में खड़ा रहना सीख लिए। 2 बात बता रहा हूँ। पहला तो पानी में अस्थिर हो जाइए, अपने आप आपको बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर फेंकेगा, उत्प्लवन वाला आपको ऊपर की ओर धक्का देगा, ठीक है। दूसरा बात क्या बताए कि जैसे ही आप ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिए, थोड़ा सा लगे कि नहीं कम भी है, तो आप क्या करिए, अबे बस कर भाई, ठीक है ना। आप क्या करिए, ऐसे ऐसे हाथ को शुरू करिए करना। जैसे पानी को हाथ से धक्का दीजिए तो पानी भी आपको ऊपर धक्का देगा, पानी आपको ऊपर धक्का देगा, आप ऊपर की ओर जाने लगिएगा। अब आप जैसे ही पानी के ऊपर आएगा, सांस मिलेगा, तो सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आई, है ना, मुझे भी लगेगा कुछ तो पढ़ाई सफल हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, आप जैसे ऊपर आ गए, आप हाथ ऐसे करते रहिए, नहीं तो फिर से नीचे जाने लगिएगा, क्योंकि आपका वेट जितना है ना ग्रेविटी खींच ही लेगी। आप हाथ से ऐसे करते रहिएगा तो आप पानी में खड़ा रह गए, पानी में खड़ा रह गए ना, बहुत अच्छी बात। अब क्या करिए, अपने बॉडी को धीरे धीरे सुता दीजिए पानी पे। सुताने के बाद आप ऐसा हो जाइएगा, है ना। अब क्या करिए, इस हाथ से पानी को इधर धक्का दीजिए, अब पैर से पानी को नीचे धक्का दीजिए। पैर से नीचे धक्का दीजिए, पैर आपको ऊपर उठा के रखेगा, और इस हाथ से इधर धक्का दीजिएगा तो पानी आपको उधर धक्का देगा, है ना। पानी को इधर करिएगा तो पानी आपको उधर करेगा, पैर से नीचे करिए तो पानी आपको ऊपर रखेगा। यानी पैर से बैलेंस बनाइए पानी को नीचे धक्का देने का, और हाथ से बैलेंस बनाइए आगे बढ़ने का। इस तरह से आप तैर सकते हैं इन दोनों का इस्तेमाल करके। आर्किमिडीज का सिद्धांत से आपका वेट घट जाएगा, उत्प्लवन बल आपको मदद कर देगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम आपका हेल्प कर देगा आगे बढ़ने में। इस प्रकार आप अपने स्विमिंग को बिना गंगा जी में जाए सीख गए। समझ में आया कुछ? ट्राई करना एक बार जाके। हाँ, कम पानी में ही करना, किसी बड़े के देख रेख में करना। वहाँ जाने के बाद गद्दे से फिजिक्स भूल गए ना तो नानी याद आएगी, फिजिक्स तो याद आने से रहा, ठीक है ना। बचिएगा वहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरह से आप तैर सकते हैं फिजिक्स के अनुसार, ठीक है। और तैरते भी हम ऐसे ही सीखे थे। चलिए, आपका हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत खत्म। तो पहला तो आ गया तैरने में, मैंने तैरना सिखा दिया, जैसा कि मैंने बताया था हर चीज़ मैंने सिखा दिया है। और एक चीज़ जो मैंने नहीं सिखाया, आपको सब्सक्राइब करना। बहुत वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गंदी बात है ये, हैं। आपको तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगते हैं कि जाओ वहाँ पे एक डोनेट वाला ऑप्शन है, थैंक्स वाला, जाओ टच करो, 100 रुपया भेज दो, ऐसा बोले हैं कभी? सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं लगता। लेकिन काहे करें? आपको अमीर हो जाइएगा तब, बकलोल। यहाँ देखो, है ना, तैरने में, ठीक है, कर लेना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होता है। अगला इस्तेमाल होता है जब आप नाव पे देखें ना, इतना भारी सा नाव पानी पे कैसे रह जाता है, इसी वजह से। तो नाव या फिर जहाज, नाव जहाज में अंतर समझते हैं? हाँ जी सर, इतना तो जानते हैं। नाव जहाज का पानी पर तैरना, पानी पर तैरना, सेम यही कंडीशन है, सेम यही कंडीशन है। अब इसमें थोड़ा सा घनत्व वाला भी कॉन्सेप्ट है, अभी घनत्व समझाते हैं, घनत्व सापेक्षिक घनत्व, तो ये चीज़ समझ जाइएगा। तीसरा बात करें सर, तीसरा कहाँ है? तीसरा मैंने बताया कि जितना भी हिमशैल वगैरह होता है ना, आइसबर्ग, तो हिमशैल, हिम मतलब होता है बर्फ, शैल मतलब होता है पहाड़, बर्फ का पहाड़, हिमशैल का तैरना। जब हिमशैल तैरता है ना, यहाँ पे समझिए, टाइटैनिक वाला घटना इसी वजह से हो गया था। ये समुंदर है, सोचो, है ना, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे आपका जहाज है, ठीक है, ये हुआ 1 मंजिला, ये हुआ 2 मंजिला, ये हुआ 3 मंजिला, ऐसा जहाज। सर केक काट रहे हैं क्या? नहीं रे, जहाज, थोड़ा सा अंदर भी घुसाओ यार, है ना, ऐसा आपका जहाज है। अब जहाज में क्या होता है, नीचे थोड़ा सा रहता है, ऊपर ज़्यादा रहता है। लेकिन हिमशैल के साथ उल्टा ही सिस्टम होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी का घनत्व लगभग बराबर ही हो जाता है, मतलब एक्चुअल तो नहीं होता लेकिन लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस जगह पे आपको इतना बड़ा एगो पहाड़ का बर्फ़ का टुकड़ा दिखेगा। आप भी क्या सोचिएगा, यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इसको देखिएगा, बोलिए ओ इतनी टका है, इसको मारेंगे उड़ जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है, इसके नीचे पूरा दुनिया बसा हुआ है। यानी जब भी कोई बर्फ़ का टुकड़ा पानी में रहता है ना, उसका 1/12 भाग ही ना पानी से ऊपर रहता है। यानी ये जो भाग है ना, 1/12वां भाग है। यदि इसका पूरा द्रव्यमान मानिए 12 किलो है, तो ऊपर 21 किलो का दिखाई देगा। यानी ये 12 मीटर का है, तो आपको ऊपर 21 मीटर दिखाई देगा। इसका मतलब ये 1/12वां भाग ही ऊपर दिखाई देता है। और ये जो 11/12 भाग है, ये पूरा पानी के अंदर रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है। यही हुआ था टाइटैनिक के साथ। इसको इतनी सा टुकड़ा दिखा, उसको लगा सिंपल सा है, आगे जो ठोका, बता इतना बड़ा सामने में वो टिकेगा, पूरा का पूरा खत्म होता है। जैसे ये देखिए ना, ये आइसबर्ग का पिक्चर है, कितना भयंकर सा लग रहा है आपको, ठीक है ना। ये जो हिमशैल तैरता है, इसका भी रीजन क्या है, ये आर्किमिडीज और उत्प्लवन बल ही। कैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ये क्या हुआ है, इसका वेट घट गया है बर्फ़ के टुकड़े का। दूसरा, ये क्या किया, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा के रखा है, ठीक है ना। इस चक्कर में ये यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लवन बल या उत्प्लावकता दोनों खत्म हो गए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। सर आपने लिखा तो कुछ है ही नहीं, क्या लिखे हम लोग? मैंने जैसा कि बताया, मैं जो बोल रहा था आप वो लिखो। आप आधा ही काम करते हो, स्क्रीनशॉट मारते हो, घर चले जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कॉपी लेके बैठा करो। 30 मिनट का वीडियो इसीलिए बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको लिख लीजिए, उसके नीचे जो भी, जैसे ये एक डायग्राम हो गया, इसको बना देने से यहाँ पे BF मत लिखना आप, नहीं तो बॉयफ्रेंड हो जाएगा वो। हाँ, यहाँ पे बायन्सी फोर्स या उत्प्लवन वाली लिख देना। mg मतलब वेट है, ये तो समझ जाएगा लोग, ठीक है ना। तली है, नदी है, ये सब करके आप ऐसे समझा सकते हो। ये बनाने के बाद ये डायग्राम जरूर बना देना, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा अलग से बनाना, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा अलग से बनाना। ये बनाने से आपका मार्क्स बढ़ जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ना बहुत इंपॉर्टेंट, 9th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह से इसका उपयोग भी बता दिए। और भी आप उपयोग देख सकते हैं उत्प्लवन बल का, और भी सर उपयोग क्या है हो सकता है। और भी आप जब देखिए, एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे करके फेंकते हैं पानी में, छप्पा खा के जो जाता है ना, टक 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 करते चला जाता है, उसमें भी 2 कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है ना, उसके वजह से भी वो होता है। खैर वो इसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा चीज़ है, अभी वो समझ नहीं पाओगे आप। और भी आप क्या देखिए, जितना भी चीज़ तैरता है ना जी, हर चीज़ों में यही है, ठीक है, हर चीज़ के तैरने में यही चीज़ लगता है। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब चलते हैं कि सर कब कोई वस्तु पानी में तैरेगा, कब डूब जाएगा, कब डूब के तैरेगा। कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मार लो। चलो प्यारे बच्चों, अब हेडिंग लगाओ कि कब कोई वस्तु तैर सकता है ना। कब कोई वस्तु पानी पर या फिर जल पर
तैरेगा। ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ समझिए आप, मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, दोनों को आप याद रखिएगा। एक है वस्तु कोई, ठीक है ना, वस्तु है, इसके भार को मैंने W1 माना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, काम है अभी, ठीक है ना। दूसरा नीचे से क्या लग रहा है, उत्प्लवन बल। ये जो उत्प्लवन बल लग रहा है, यहाँ पे मैं उत्तर दे के सुना देता हूँ। उत्प्लवन बल जो है ये इसका मान है W2, ठीक है। मतलब मान लिया ना कि ये 50 न्यूटन या 40 न्यूटन जो भी है, W1 वेट है, इसका W2 वेट है, या फिर भार है इसका W1, इसका भार है W2, या F1 है F2 है। इन चीज़ को समझ गए, ठीक है। ये उत्प्लवन बल है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब देखिए 3 कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन है यदि W1 का मान W2 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, यदि W1 ग्रेटर देन W2 हो, इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे पानी है और यहाँ बनाते तीनों एक ही बार में हो जाएगा। बड़ा सा नदी बना दिए, ये उसका तली है, यहाँ पे सॉरी W1 यानी एक कोई वस्तु है ना, इस वस्तु का वेट है W1। अब यदि इसका मान W2 कौन सा, उत्प्लवन बल, मतलब नीचे से धक्का देने वाला, नीचे से धक्का देने वाला W2 है। यदि W1 का मान W2 से ज़्यादा हो जाए तो वो इसको दबा नहीं देगा, उसको दबा भी देगा, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण भी जल्दी खींच लेगा इसको। तो इस कंडीशन में वस्तु क्या हो जाएगा, वो वस्तु धीरे धीरे नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा, ये डूब जाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ, यानी W1 W2 से बड़ा हो तो वस्तु डूब जाएगा, डूब जाएगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, यदि W1 W2 के बराबर हो जाए तब, ये देखिए तो W1 बराबर हो जाए W2 के तब। सर ये तो मेरे साथ हुआ है, अभी समझाते हैं कैसे हुआ है। आपके साथ भी जरूर हुआ होगा यदि आप नदी में कभी नहाने गए हैं। W1 W2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, है ना, ये यहाँ पे वस्तु है आपका, यहाँ से लग रहा है W2, ऊपर से आ रहा है W1, दोनों बराबरे है, पानी में पूरा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, न नीचे आ पाएगा न ऊपर जा पाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा वो, और उस दौरान वो डूबते हुए तैरेगा। ऐसे इसी को कहते हैं डूबते हुए तैरना, डूब के तैरना, ठीक है ना। और आप कभी ना नदी में नहाने गए हैं, आपका नदी में नहाने वक्त क्या होता है, साबुन खो जाता है। सर कैसे, गलती से, बहुत बच्चे, ऐसा करना नहीं चाहिए, नदी में कभी साबुन से नहीं नहाना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है, नदी ख़राब हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नदी में नहाते हैं तो गलती साबुन छूटा, अब साबुन का वेट और ये जो उत्प्लवन बल है ये कंडीशन में लगा जाता है, W1 W2 के बराबर हो जाता है। सपोज करिए आप नहा रहे थे, यहाँ पे नहा रहे थे, आपका साबुन आपके हाथ से यहाँ से गिर गया नीचे, ठीक है ना। अब आपको लगेगा साबुन तो यहीं गिरा हुआ है नीचे में, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, वो साबुन ना यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे जलधारा बहने के कारण वो साबुन धीरे धीरे बहते ही चलाता है, बहते कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके वो सेटल डाउन हो जाएगा। जब थोड़ा पानी पी लेगा ना साबुन तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और आप यहाँ ज़िंदगी भर खोजते रहते हैं, बोलते हैं सर साबुन में नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा। कंडीशन यहाँ पे लागू है दूसरा वाला, W1 बराबर W2 हो गया है। समझ में आया साबुन क्यों खोता है नदी में, इसी वजह से खोता है। इसीलिए नदी में आप नहाते हैं, पहली बात तो साबुन का इस्तेमाल मत करो। बाय द वे मिट्टी का साबुन का इस्तेमाल करो, मिट्टी तो ऐसे भी नीचे ही बैठ जाएगा, है ना। यदि खो जाता है तो आप ना यहाँ पे यदि खो जाता है, यहाँ पे ढूंढने की जगह आप इधर अपने आसपास ढूंढना, क्योंकि W1 W2 के बराबर हो गया है। तीसरा करने, हाँ यहाँ क्या होगा, वस्तु डूब के तैरेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, यदि W1 छोटा हो जाए W2 से, W1 छोटा हो जाए W2 से, यदि ऐसा, ये सिंबल का मतलब पता होता है ना, जो जिसको मारता है ना, देखिए ये हुआ भाला का नोक। आप भाला मजबूत आदमी पे नहीं चलाइएगा, कमज़ोर पे। तो देखिए मजबूत वाला कमज़ोर का को मार रहा है, यानी ये बड़ा है इससे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको मार रहा है, अर्थात ये बड़ा है इससे। यदि W1 W2 से छोटा हो या फिर W2 W1 से बड़ा हो, इस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए नीचे जो है तीसरा कंडीशन, लास्ट शायद दिख रहा होगा, यदि ये है हमारा W2, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे लग रहा है W1। अब यदि इसका मान ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ऊपर धकेल लेगा, तो ये वस्तु इस तरह से आके पानी के सतह पे आके तैरेगा, थोड़ा सा भाग डूबा हुआ रहेगा, है ना, संपर्क के लिए। ऐसा कंडीशन में यानी ये वस्तु क्या होगा, तैरेगा, पूर्णतः तैरेगा।
तैरेगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका, ये पानी में कब कोई वस्तु डूब सकता है, कब कोई बच सकता है, ये तीनों कंडीशन आप याद रखें, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी एग्जाम के लिए आपका, यदि अच्छा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा कंडीशन होता है जो कि वस्तु ऑब्जेक्ट स्विम कर पाए वाटर पे। तो आपका कंडीशन वो पहला, व्हेन W1 इज ग्रेटर देन W2, देन क्या हो जाएगा, वस्तु हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। दूसरा होगा W1 इक्वल टू W2 हो जाए तो वस्तु हमारा क्या होगा, डूब के तैरेगा, अर्थात पूरा नहीं डूबेगा। ये कंडीशन वाला पिक्चर बना देना, ये है ना, हाँ ये रहा, ठीक है ना। इस तरह से ये यहाँ पे W1 W2 के बराबर है, इस तरह से ये वाला साबुन वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा क्या, यदि W1 छोटा हो जाए W2 से तो वस्तु तैरेगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तैरने वाला कंडीशन, कब कोई वस्तु तैर सकता है, ठीक है ना। आप जो देखते हैं नाव वगैरह, वो इसी तरह से बनाया जाता है कि W1 का मान जो होता है ना W2 से छोटा हो, तब ना W2 से छोटा रहेगा, W2 जोर से धक्का मारेगा, हम तैरते रह जाएंगे, तो नाव डूब जाएगा। ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वस्तु क्या हो जाए, डूब जाए, नाव डूब जाएगा, ठीक है। ये रहा पूरा कंडीशन, ठीक है ना। यदि इस तीनों को एक पिक्चर में दिखाया जाए तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए नदी है ना, तीनों को एक कंडीशन में दिखाया जाए तो ये होगा पहला कंडीशन, ये होगा दूसरा कंडीशन, ये होगा तीसरा कंडीशन, या फिर उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, ये जो कंडीशन है ये पहला वाला है, यहाँ पे W1 ग्रेटर देन W2 है, यहाँ पे W1 इक्वल टू W2 है, यहाँ पे W1 लेस देन W2 है। ये रहा तीनों कंडीशन। आप ये तीनों बात लिख के सिर्फ ये पिक्चर भी दिखा दीजिए तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका तैरने डूबने वाला कॉन्सेप्ट, ये भी खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे, जो है हमारा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, यानी घनत्व और सापेक्षिक घनत्व। चलिए लास्ट कंडीशन है कि लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है घनत्व और आपेक्षिक घनत्व या फिर सापेक्षिक घनत्व कहिए, यानी डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिए। डेंसिटी क्या होता है कि यदि किसी वस्तु का आयतन 1 मीटर क्यूब है ना, तो उसका द्रव्यमान ही उसका घनत्व कहलाता है। क्या मतलब सर जी बताए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इकाई में जितना पदार्थ का मात्रा भरा हुआ है ना, उसी परिमाण को हम लोग घनत्व कहते हैं। इस फॉर्मूला से आप समझिए कि घनत्व बराबर होता है इकाई आयतन में। इकाई आयतन में मैंने पहले बता रखा है कि यदि इकाई हो कुछ भी चीज़ का तो वो बटे में जाता है ना, इकाई द्रव्यमान तो बटे में द्रव्यमान, इकाई आयतन तो बटे में आयतन। पहले बहुत बार समझा चुका इस चीज़ को। तो क्या है कि जैसे इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, तो क्या होता था, P बराबर F/A, इकाई में मतलब क्षेत्रफल आ जाता था। तो घनत्व बराबर क्या होता है कि इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही घनत्व कहते हैं। यदि इसका सिंबल दिया जाए तो इसको रो से प्रेजेंट किया जाता है। रो बराबर हो जाता है द्रव्यमान यानी m, आयतन माने v, रो बराबर m/v होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, इकाई आयतन में, है ना, इकाई आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग द्रव्यमान भी कहते हैं, पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब आपको जरूरी होता है डेफिनेशन का, इसीलिए लिखा है मैंने। घनत्व हो गया, समझ गए कि यदि किसी आयतन में जितना द्रव्य, इसका मतलब समझिए, यदि इतना तक एक बक्सा है तो जितना इसका आयतन है, आयतन निकालने के लिए पता ही होगा, अलग अलग चीज़ का आयतन अलग अलग होता है। जैसे घन का बात करते हैं आयतन AQ हो जाता है, घनाभ का बात करते हैं LBH हो जाता है। तो LBH में जितना पदार्थ भरेगा, मतलब समझिए इसमें इतना टका एक बक्सा है, ठीक है, इतना सा एक बक्सा है, उस बक्से में कितना माल मटेरियल भराएगा वही उसका घनत्व होगा। घनत्व मतलब धारण करने की क्षमता, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। हालांकि धारण करने की क्षमता को आयतन कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन घनत्व मतलब ये समझ लीजिए कितना चीज़ वो अपने में अंदर में समा सकता है, ठीक है ना, उसी चीज़ को क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। अब आप ही बताइए, लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा कि हवा का? सर इतने को आयतन में ना लोहा ज़्यादा भराएगा, अर्थात लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, हमारे हवा की अपेक्षा में। हवा का तो घनत्व वैसे भी बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए तो घनत्व के बारे में थोड़ा सा और चीज़ समझिए। घनत्व का यदि यूनिट का बात करें, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि इसके राशि का बात करें, सॉरी इकाई का बात करें, इकाई होता है ऊपर में देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति आयतन के लिए मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। CGS में इसको देखिएगा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन जस्ट इसको बदल के लिखिएगा 10⁻³ होता है। पहले चैप्टर में मैंने ये समझा रखा है, ये हो गया हमारा CGS में, ठीक है ना। और किसी यूनिट में बदलना है तो बदलना तो आप देख लीजिएगा, बदल लीजिएगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारा घनत्व। ये कैसा राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई दिशा उशा का बात होता नहीं है, तो इसका राशि कैसा है, ये हमारा
अदिश राशि है। ठीक है, घनत्व के बारे में इतना चीज़ हो गया खत्म। ठीक है ना, घनत्व आप लोग समझ गए। घनत्व के बाद बात आता है आपेक्षिक घनत्व का। ये क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताइए ना, किसी चीज़ का घनत्व। ये याद रखने वाला चीज़ है इसके बारे में, फिर उसके लिए जगह नहीं बचेगी, कोई बात नहीं, मिटा लेंगे। देखिए, जल का घनत्व जो होता है ना, जल का घनत्व के लिए मैं रो लिखता हूँ। ये जो होता है ना 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, या 1000 लीटर भी कह सकते हैं इस चीज़ को, 1000 लीटर। ठीक है ना। आपको कोई पूछे जल का घनत्व कितना होता है, यदि केजी पर मीटर क्यूब बताते हैं तो ऐसा होगा, यदि इसको ग्राम में बताते हैं तो ये तो कट ही जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना, 3 सुनना यहाँ इससे कट जाएगा, 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा क्या चीज़, जल का घनत्व। यदि आपको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, केजी को ग्राम में बदल दिए हैं। आपको बोले कि जल का घनत्व कितना होता है, इतना। अब इससे फ़ायदा सर क्या होगा, याद रखिएगा, कोई चीज़ जल पे तभी तैर पाएगा जब उसका घनत्व इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा। किसी वस्तु का घनत्व बोलेगा 1200 kg प्रति मीटर क्यूब है, तो क्या वो जल पे तैरेगा, कभी नहीं तैर सकता, क्योंकि जल का घनत्व यदि हमारा वस्तु के घनत्व से कम हो जाएगा तो वस्तु नीचे बैठ जाएगा, दबा देगा इसको। अभी समझाते हैं उस चीज़ को भी। दूसरा आप याद रखिएगा एक चीज़ का, सोने का घनत्व, सोने का घनत्व, ये काम आएगा आपको सवाल बनाने में। सोने का जो घनत्व होता है ना, वो होता है 19,000 लगभग 300 kg प्रति मीटर क्यूब, 300 या 400 होता है, लगभग 300, ठीक है ना, 19,300 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये होता है सोने का घनत्व। ठीक है ना। अब बताइए इसका मतलब समझिए, यदि मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर का कोई बक्सा है, यदि एक बक्सा है जिसका लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो इस बक्सा में 19,300 किलो सोना अट सकता है, यदि पिघला के हटाइए तो। वही पानी मात्र 1,000 लीटर अट सकता है। इसीलिए सोना ना कभी पानी पर तैर नहीं सकता है, सोना कभी पानी पर तैर नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया। और ये बर्फ का जो घनत्व होता है लगभग जल के ही इतना होता है, लेकिन जल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर सर तैर क्यों पाता है, उत्प्लवन बल वगैरह की वजह से तैर पाता है। चलिए, ये हो गया, बहुत ही माइनर सा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जल का घनत्व आपका हो गया, और क्या कहते हैं सोने का घनत्व आपका हो गया। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सर कहाँ जरूरी पड़ेगा, अभी बताते हैं सापेक्षिक घनत्व के वक्त। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, जैसे बोलेंगे ना, एक लड़का है वो है 40 किलो का, दूसरा लड़का है वो 30 किलो का है, कौन ज़्यादा मोटा है, सर 40 किलो वाला। कैसे बता दिया आप, इसके सापेक्ष मतलब इसके तुलना में ना उसको देखे, इसके तुलना में उसको देखे, तो जो तुलना करने वाला घनत्व होगा उसी को आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कहेंगे। यानी एक घनत्व के सापेक्ष दूसरे वस्तु का घनत्व। ठीक है, एक वस्तु के घनत्व के सापेक्ष में दूसरे वस्तु के घनत्व, कोई क्या कहते हैं सापेक्षिक घनत्व। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं उधर का मिटाऊंगा। तो आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी इंग्लिश में याद रखें। किसको कहेंगे सर, रिलेटिव डेंसिटी। याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी जो होगा, ये ऐसा तो कोई रिप्रेजेंटेशन इसका है नहीं, मैं फिलहाल रो आर से दिखा रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी ये जो होता है, ये होता क्या है, किसी वस्तु का घनत्व और जिसके सापेक्ष में देख रहे हैं उस वस्तु का घनत्व। यानी यहाँ पे दे सकते हैं प्रमाण, ऐसा देखिए, जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को ही सापेक्षिक घनत्व कहा जाता है। और जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व एवं जिस वस्तु का निकाल रहे हैं किसी वस्तु का घनत्व, जिसका निकालना है वस्तु का घनत्व। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। आप 2 चीज़ याद रखिएगा, जल का घनत्व जो होता है ना, जल का घनत्व ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा। ठीक है ना, 4 से ज़्यादा भी जाइएगा तो घनत्व घट जाएगा, 4 से कम भी आइएगा तो घनत्व घट जाएगा। और आयतन जस्ट इसका उल्टा होता है, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आ सकता है। आयतन क्या होता है, जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे घनत्व ज़्यादा वाला लिए हैं, ताकि उस वस्तु कभी पानी में डूब नहीं जाए। ठीक है ना, आपको ये वाला काम आएगा। बोलिए सर ये कैसे हो गया, अब यहाँ देखिए, रो बराबर भी जस्ट पढ़े m/v, यदि ये कम होगा तभी तो ये ज़्यादा होगा। इसीलिए 4 पे ना आयतन यानी v सबसे कम है, इसीलिए 4 पे ये रो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि आप किसी वस्तु का, इसका यूनिट यदि देखना चाहें, थोड़ा सा पहले यूनिट देख लेते हैं इसका।
यदि यूनिट देखें इसका यूनिट, अब देखिए यहाँ भी घनत्व है, यहाँ भी घनत्व है, ऊपर भी आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, नीचे भी आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, दोनों कट जाएगा, यानी यूनिट क्या हो गया 0, यानी ये एक यूनिट लेस है ना, मात्रकहीन राशि है, ये मात्रकहीन राशि है या विहीन कह सकते हैं। दूसरा, अब इसका सदिश है कि अदिश, ये अदिश है तो वो अदिश होगा, ठीक है ना। अब यही बताता है हमारा कोई वस्तु तैरेगा या फिर डूबेगा। यदि किसी वस्तु का रो आर का मान ज़्यादा हो जाए 1 से, है ना, तो 1 से ज़्यादा हुआ ना तो वो डूब जाएगा, 1 से कम हुआ तो वो तैरेगा, 1 से रो आर ज़्यादा हो 1 से तो डूब जाएगा, रो आर यदि कम हो 1 से तो तैरेगा, ठीक है ना, वो तैरेगा, ठीक है। इन दोनों बात को आप याद रखिएगा। आपको एक सवाल दे देगा कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान इतना है, सब मैं बता ही देता हूँ। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 25, ये वस्तु कभी भी पानी पे क्या होगा, तैर नहीं पाएगा, ये वस्तु पानी पे कभी नहीं तैर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वस्तु को पानी पे तैरना होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, ये जो रिलेटिव डेंसिटी होगा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो पानी पे तैर पाएगा। इस पर जब न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत मज़े से बनाएंगे, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको इसमें समझने वाला बात क्या था, रिलेटिव घनत्व, हिंदी क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व किसको कहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बटे किसी वस्तु का घनत्व, या फिर ऐसा कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तथा किसी वस्तु के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। और सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस पूछे तो क्या बोलिए, घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को कहते हैं, द्रव्यमान आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल तथा वस्तु घनत्व के अनुपात को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसे ये एक मात्रक, इसका मात्रक होता है, इसमें मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन है, ठीक है ना। जल का घनत्व, अब इसमें देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, जो भी हो जाए डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, फाइनली समाप्त हो गया, ठीक है ना। आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो लास्ट में कमेंट में, अभी एक चीज़ बचा हुआ है, कमेंट में आप जाके बताइए सर पूरा चैप्टर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, न्यूमेरिकल बनाने के लिए तैयार है, आप न्यूमेरिकल का वीडियो लाइए, ठीक है। आपके कमेंट से ही वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग का जरूरी नहीं होगा तो मैं क्यों बताऊँ, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइए। दूसरा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो जाके, इतना भी नहीं कर सकते, गुरु दक्षिणा भी नहीं देते आप लोग, गुरु दक्षिणा यही सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल के साथ। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान हो रहा है, इतने मज़े से बताएंगे एकदम याद ही हो जाएगा, वो भी हल्का सा चैप्टर है वो भी, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।